पूजा का रूप क्या, इबादत का रंग क्या, जो रास्ता रब तक पहुंचा दे उसका मोल क्या। बेमोल भक्ति और बेरंग श्रद्धा मुझे आज श्री रामपुर के महेश में स्थित लगभग 600 साल पुराने इस मंदिर में आकर दिखाई दे रही है, जो भगवान जगन्नाथ को समर्पित है। यहाँ की रथ यात्रा देश की दूसरी और बंगाल की पहली सबसे पुरानी रथ यात्रा है। 9 शिखर, 12 पहिए, 50 फीट की ऊंचाई और लगभग 125 टन का ये भव्य रथ एक नवरत्न मंदिर की तरह है। हुगली नदी के पूर्वी तट पर अगर कोलकाता शहर बसा, तो हुगली नदी के पश्चिमी तट पर कुछ अन्य शहर बसे। ये पूरा का पूरा क्षेत्र बहुत ही समृद्ध था। यहाँ सूत और रेशम की बुनकरी का काम बहुत ही मशहूर था, इसलिए विश्व भर से व्यापारी यहाँ पर आने लगे। इस समय जिस शहर में मैं हूँ, यहाँ सबसे पहले 17वीं शताब्दी में डेनमार्क के कुछ व्यापारी आए और धीरे धीरे इस पूरे शहर को अपना व्यापारिक बंदरगाह यानी ट्रेडिंग पोर्ट बना लिया और इस शहर का नाम रखा फ्रेडरिक नागौर। आज यही शहर आज़ाद भारत के बंगाल का श्री रामपुर है। बंगाल और उसके आसपास के क्षेत्र में भगवान जगन्नाथ के भक्तों के लिए यह शहर श्री रामपुर एक तीर्थ स्थान है। यहाँ होने वाली महेश रथ यात्रा विश्व की दूसरी सबसे पुरानी रथ यात्रा है। तो आज के इस एपिसोड की शुरुआत उसी ऐतिहासिक महेश रथ के साथ। करूंगा दर्शन उस रथ के जिसमें होती है देश की दूसरी सबसे पुरानी जगन्नाथ रथ यात्रा। जाऊंगा गंगा किनारे बने 200 साल पुराने श्री रामपुर कॉलेज। डेनमार्क की प्रसिद्ध डेनिश पेस्ट्री का होगा लजीज स्वाद। जानूंगा कैसे समाज सेवक मोहम्मद मोहसिन की बदौलत बना हुगली का इमामबाड़ा। होगी मुलाकात चंदन नगर के मशहूर रोशनी के जादूगर से। देखेंगे नमामि गंगे की गंगा को स्वच्छ रखने की अनोखी कोशिश। गंगा किनारे जाऊंगा सेक्रेड हार्ट चर्च, जो है फ्रेंच आर्किटेक्चर का बेहतरीन नमूना। चंदन नगर के स्ट्रैंड पर देखूंगा गंगा का खूबसूरत नजारा। ये श्री रामपुर शहर बहुत मायनों में अनुपम है और इस शहर की ख्याति देश विदेश में फैला रहा है यहां का महेश जगन्नाथ मंदिर। माना जाता है कि मंदिर में विराजमान भगवान की मूर्ति वही है जो भगवान की प्राण प्रतिष्ठा के समय थी। नमस्कार। आप इस मंदिर की पारंपरिक सेबायत परिवार से आते हैं, इस मंदिर को अच्छी तरह से जानते हैं। कब आया ये मंदिर अस्तित्व में? आज से 625 साल पहले ध्रुवानंद ब्रह्मचारी बोल के एक सन्यासी था, वो चला गया पुरी धाम। तो उसी टाइम पे जगन्नाथ महाप्रभु उसको सपने में दिया है, तुम मायस में लौटो, उधर एक बहुत बड़ा कष्टखंड मिलेगा भागीरथी नदी से, वो कष्टखंड से तुम मेरा मूर्ति बनाओ और उसका नाम प्रचार करो। ये जो मूर्ति आप लोग देख रहा है वो मूर्ति है 625 साल। ये जो आइडल है सारा वर्ल्ड का, नॉट इंडिया, नॉट ओनली एशिया, सारा वर्ल्ड का ओल्डेस्ट आइडल है। श्री रामपुर की महेश रथ यात्रा बहुत ही विख्यात है। ये कब शुरू हुई? जब से जगन्नाथ प्रभु इधर महेश में अधिष्ठान किया है। तो जब रथ यात्रा निकलती है तो यहाँ पर क्या होता है? आइडल को लेके जाते हैं कहीं पर? हम लोग को जो लेप होता है, कंबल होता है, वो पूरा रस्सी से बांध देता है जी। और फिर पहले जाता है नारायण, क्योंकि नारायण ही तो मेन है, वो कृष्ण का ही तो रूप है जगन्नाथ। और जिस रथ पर आप लेके जाते हैं, मैंने सुना है कि वो रथ भी ऐतिहासिक रथ है। 136 साल हो गया ये पुराना रथ। ये कृष्ण का एक सखी का नाम है, उसका नाम है पूर्णमासी। तो जगन्नाथ जो कि कृष्ण के रूप हैं, वो रथ यात्रा के दौरान अपनी सखी के घर जाते हैं और कितने दिन वहाँ रहते हैं? उधर 9 दिन रहता है। तो 9 दिन वहाँ करते क्या हैं? 9 दिन उधर भोग होता है, उधर पूजा होता है, 3 दिन उधर रासलीला होता है। अच्छा। The wise shall possess glory.
इस मोटो से 1818 में बना श्रीरामपुर कॉलेज। सब तक शिक्षा पहुंचे, यही बात मन में रखकर 3 डेनिश मिशनरीज विलियम वॉर्ड, विलियम कैरी और जोशुआ मार्शमैन ने इसे बनवाया था। गंगा किनारे बना ये खूबसूरत हेरिटेज कॉलेज आज श्रीरामपुर की शान है, जहां मैं भी पहुंचा अपने बीते हुए कॉलेज के दिनों को फिर से याद करने। और अब मैं पहुंच गया हूं हुगली नदी पर स्थित हिंदुस्तान के दूसरे सबसे पुराने कॉलेज में, श्रीरामपुर कॉलेज। और मेरे साथ में है श्रीरामपुर कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर विद्युत बैनर्जी। नमस्ते। नमस्ते। पर्पस क्या था इस कॉलेज को सेट करने का? ये प्रारंभिक में उन्होंने धर्म के उनको जो धर्म था जी। उसके लिए उन सभी मानसजन का उन्होंने शिक्षा देते थे। जी। उसके बाद सेकुलर एजुकेशन, दैट मीन्स सोशल साइंसेस, जी। दे इंट्रोड्यूस्ड। जी। यहाँ सेकुलर एजुकेशन एंड थियोलॉजिकल एजुकेशन ये दोनों एक साथ पढ़ते हैं। मैं आपको बता दूं कि हिंदुस्तान का सबसे पुराना कॉलेज है कोलकाता का प्रेसिडेंसी कॉलेज। उसके बाद जो पुराना कॉलेज है वो है ये श्रीरामपुर कॉलेज। कहाँ से बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं? बहुत दूर से। ये हुगली डिस्ट्रिक्ट का रिनाउंड कॉलेज है। बहुत सारे स्टूडेंट वो कलकत्ता में नहीं जाते जी, वो सिलेक्ट करते श्रीरामपुर कॉलेज। जी, बहुत ही खूबसूरत एनवायरनमेंट है इस कॉलेज का। गंगा के ठीक सामने आपका ये कॉलेज है। एकदम जी। जब मैं वहाँ था जहाँ पर आज ये लोग हैं, तब मैं वहाँ होना चाहता था जहाँ आज मैं हूँ, और आज मैं वहाँ होना चाहता हूँ जहाँ पर ये लोग हैं। कमाल की है ज़िंदगी। कॉलेज लाइफ कभी भूलती नहीं है। आप लोग कौन कौन सी ईयर्स के स्टूडेंट हैं? थर्ड ईयर। मैक्सिमम सब थर्ड ईयर के हैं। और हम रिसर्च स्कॉलर्स हैं। ओके, तो ये बताओ पढ़ाई वढ़ाई करते हो या वो मैं देखा मैंने गंगा किनारे जो बेंचेस लगे हैं वो हमने भी किया है। तो आप ये बताओ कि आप क्या करते हो? मैं इस कॉलेज का फुटबॉल प्लेयर हूँ, वैसे हम लोग स्टूडेंट लीडर भी है। स्टूडेंट लीडर हैं? ये देखिए स्टूडेंट लीडर है मेरे साथ में। तो कैसा लगता है ये सोच कर कि हम हिंदुस्तान के दूसरे सबसे पुराने कॉलेज में? बहुत ही बढ़िया लगता है जब बाहर से लोग आते हैं। मिजोरम, नागालैंड, मुंबई, केरला, कर्नाटक, पर डे हर दिन कुछ ना कुछ लोग आते ही रहते हैं कॉलेज में। अच्छा, आप मुझे बताओ इस कॉलेज की सबसे अच्छी बात क्या है? 200 इयर्स ओल्ड है, एक हेरिटेज इंस्टीट्यूट है, बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं। और मैं भी आ गया आज। हाँ, ये देख। यही और बात मेरी है। सबसे अच्छी बात इस कॉलेज की मालूम है क्या है? क्या? कि बिल्कुल ठीक सामने हुगली नदी बहती है। हाँ, वही बात है कि एकदम शांत एक एनवायरनमेंट है। बीच में हम लोग गंगा किनारे बैठते हैं, सब बातें करते हैं, चाय ये पीते हैं। एक्सपीरियंस जो आपका है ना, हाँ। ये एक ड्रीम जैसा एक्सपीरियंस है। हाँ, हाँ, कि आपका कॉलेज गंगा किनारे हो, आप कॉलेज में आए, आप गंगा बिल्कुल, दिखे, बिल्कुल। उसके बाद जब कॉलेज से निकले तो गंगा के साथ साथ चलते एकदम चलते चार्ज जाएं। अप हो जाते हैं हम। हम लोग अपने कॉलेज कैंटीन में बहुत टाइम निकालते थे। हाँ। कभी कभी कॉलेज बंक भी करते थे। तुम लोग भी करते हो? हम लोग को ये पे बंक करके कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि कॉलेज ऐसे ही है कि कहीं भी चले जाए तो लगता है कि बंक ही हो रहा है। कितना Absolutely. अच्छा एनवायरनमेंट है यहाँ पे। ये तो है। आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? मैं स्टाफ हूँ इधर का। आप स्टाफ हैं इधर का? हाँ, नॉन टीचिंग स्टाफ। आप सबसे यंगेस्ट लग रही है। डबल प्रमोशन मिली थी। एक स्टूडेंट एंड स्टाफ। तो अब कैसा लगता है उस तरफ जाके? बहुत अच्छा लगता है। मैंने किसी कॉलेज में पढ़ते हो उधर ही काम करते हो तो कितना अच्छा लगता है उसकी। मानती हैं आपकी बातें? थोड़ा थोड़ा। चलिए, वंडरफुल, थैंक यू ऑल ऑफ यू। हमेशा बहुत अच्छा लगता है जब आप इस देश के युवाओं से मिलते हैं। तो लिव योर लाइफ टू द बेस्ट। बाय द वे, ये दिन कभी नहीं आएंगे। श्रीरामपुर को कॉलोनियल सिटी भी कहा जाता है। फ्रेडरिक नागोर के नाम से जाने जाने वाला ये शहर कभी डेनिश इंडिया का भाग था, तो इसीलिए आज मेरा खाना भी कॉलोनियल ही होने वाला है। द डेनमार्क टैवर्न 1786 में बना था, मगर फिर समय के साथ इस जगह ने अपनी पहचान खो दी। 2018 में 5 देशों की एम्बेसीज ने मिलकर इसको ये खूबसूरत रूप दिया। खाना खाने के लिए मैं कोई ऐसी वैसी जगह नहीं जाता, ये तो आप जानते हैं। लेकिन खाना खाने के लिए मैं ऐसी जगह आऊँगा, ये तो मैं भी नहीं जानता था। आपने मुझे आज तक हमेशा देसी और लोकल खाना खाते हुए देखा है, लेकिन आज मैं कुछ अंग्रेज़ी खाने वाला हूँ। और वो इसलिए क्योंकि 1786 में, यानी लगभग 250 साल पहले, इस जगह को किसी अंग्रेज़ ने बनाया था, लेकिन नाम दिया था द डेनमार्क टैवर्न। क्यों, ये मैं बताता हूँ। पहले मैं अपना खाना खाता हूँ। It's a Danish pastry. Danish pastry. Yeah, and it's come from the Denmark
It is famous over there. आप कह रहे हैं कि ये डेनिश पेस्ट्री है, Yeah, जो सीधा रेसिपी जो है वो डेनमार्क से आई है। डेनमार्क से आता है। डेनमार्क त्यावन में आने के बाद में अगर आपने डेनिश पेस्ट्री नहीं खाई तो कुछ नहीं खाया। नहीं, ये तो एकदम यहाँ का फेमस डिश है। जी। ये हर कोई लेता है आफ्टर मेन कोर्स। तो बस मेरा ये मेन कोर्स भी यही है और मेरा डेजर्ट भी यही है, डेनिश पेस्ट्री। थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. जी हाँ, तो मैं आपको बता रहा था कि 1786 में एक अंग्रेज़ जेम्स पार जिनका नाम था, उन्होंने यहाँ पर आने वाले डेनमार्क और ब्रिटेन के व्यापारियों के लिए इस जगह को खोला, एक होटल बनाया। लेकिन इससे पहले वो एक और होटल खोल चुके थे जिसका नाम था द लंदन टैवन, इसलिए उन्होंने जगह का नाम दिया डेनमार्क टैवन। तो ये तो था इतिहास। वर्तमान ये है कि मेरे सामने एक बहुत ही खूबसूरत और लजीज पेस्ट्री पड़ी है। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये पेस्ट्री टेस्ट कैसे करती है और इस पेस्ट्री के साथ मुझे क्या मिला। ये है आइसक्रीम। अब ऐसा शायद ही कोई होगा जिसे वनीला आइसक्रीम पसंद नहीं हो, और ख़ासकर जब वो इतनी खूबसूरती से आपके सामने प्रस्तुत की जाए। और ये है यहाँ की स्पेशल पेस्ट्री, जिसे खाने के लिए लोग दूर दराज से आते हैं। तरीका ये है कि इस पेस्ट्री को साथ आप आइसक्रीम को भी लें। अब आपको जो मैं महसूस कर रहा हूँ वो महसूस करने के लिए आप यहीं पर आना पड़ेगा, नहीं तो बयां करना मुश्किल है कि ये कितनी सॉफ्ट है, कितनी लजीज है। कॉफ़ी भी मिलते हैं। डेनिश पेस्ट्री के बाद गंगा किनारे ठंडी हवाओं के साथ गर्मा गर्म कॉफी और फिर अकस्मात बारिश। देखूंगा इस्लामिक और ईरानियन वास्तुकला से बना हुआ हुगली इमामबाड़ा। जानूंगा कैसे श्रीधर दास रोशनी के जरिए दर्शाते हैं विभिन्न कहानियां। देखेंगे एक नई तकनीक का उपयोग, कैसे पेड़ स्वच्छ कर रहे हैं गंगा को। गंगा किनारे हमारे देश की सांस्कृतिक विविधता हमेशा देखने को मिलती है। चंदन नगर के पास बना ये हुगली का बेमिसाल इमामबाड़ा उसी विविधता की एक कहानी बयां करता है। ये इमामबाड़ा मशहूर समाज सेवक हाजी मोहम्मद मोहसिन की बदौलत बना और इसे 1841 से 1861 के बीच बनवाया गया। इस्लामिक वास्तुकला में बना ये इमामबाड़ा बंगाल के सबसे बड़े इमामबाड़ों में से एक है। हुगली के साथ साथ अगर मैं चंदन नगर आया हूँ तो चंदन नगर आने का ये इमामबाड़ा भी एक बहुत बड़ा कारण था, क्योंकि मैं उस इंसान के मकबरे पे सर झुकाना चाहता था जो मेरे लिए इस बात का उदाहरण है कि सिर्फ अपने भगवान की भक्ति में लीन ही संत नहीं होते, बल्कि तपती धूप में अपने हमवतनों को छांव देने वाले भी संत होते हैं। और ये इमामबाड़ा एक ऐसे ही संत हाजी मोहम्मद मोहसिन की विरासत है। दीवारों पर मोहसिन साहिब की वसीयत ऐसे लिखी है जैसे किसी ने मोहब्बत की इबादत लिख दी हो। मां गंगा हमारे दुख दर्द लेकर हमें आशीर्वाद, रोजगार, जीवन सब देती है। वैसे ही हाजी मोहम्मद मोहसिन ने सब रब के नाम पर दुनिया को लौटा दिया। नमस्कार। नमस्ते। आप यहाँ पे जो ट्रस्ट है उसके मेंबर हैं। मेंबर नहीं हूँ, वहाँ यहाँ का रिप्रेजेंटेटिव और मेंबर है। ये ट्रस्ट कैसे बना? एक्चुअली 1806 में हाजी मोहम्मद मोहसिन ने जब लिख दिया कि मेरा ये संपत्ति वक्फ कर रहा हूँ, वक्फ बनना मने आपको उसके बाद ये देखभाल करने के लिए कमेटी बनता है। अगर हम सरल शब्दों में कहें तो ये कि अपने मरने से पहले उन्होंने अपनी सारी संपत्ति जरूर समाज की बढ़ोतरी, समाज की बेहतरी के लिए दे दी। एकदम एकदम। उनके जाने के बाद उन्हीं की संपत्ति से स्कूल बने, कॉलेजेस बने, ये कब्रिस्तान बने। उन्होंने उस जमाने में अपना जो भी जमा हुआ पूंजी जो भी किया था उसने दान कर दिया खुदा के नाम पे। उन्होंने थिंकिंग यही सोचा था कि लेना नहीं देना है। ये देखिए, मैं वही आपसे कह रहा था कि इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। जब बंगाल में अकाल पड़ा 1746 में, जब अकाल पड़ा, तब एक तरफ जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी
किसानों और कारीगरों का बेरहमी से शोषण कर रही थी, उस समय ये मोहम्मद मोहसिन साहब इन्होंने लंगर खाने खोले। ऐसे मसीहा कितने कम होते हैं, और उनके जाने के बाद आज तक ये ट्रस्ट चल रही है। अच्छा, मस्जिद और इमाम बाड़ा में जी फ़र्क क्या होता है? मस्जिद इमाम बाड़ा में फ़र्क यही है, मस्जिद अल्लाह का घर जी। जहाँ पे 5 वक्त की नमाज होती है जी। और इमाम बारगाह जो है ये 12 इमाम के नाम से तामील किया जाता है और यहाँ पे 12 इमाम के शहादत और विलादत का ये प्रोग्राम होता है यहाँ पे। ये कितनी खूबसूरत घड़ी है यहाँ पे। जी, जी, ज़रूर। इसके बारे में अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये भी उसी टाइम की है, लंदन से आई थी। हाँ, लंदन से आई थी जी। और ये दुनिया के अंदर 2 जगह, कंपनी ने 2 जगह इसका तामील किया गया। एक है लंदन में बिग बैन ब्लैक एंड मोरे के, और जी। वही कंपनी यहीं पे है बिग बैन ब्लैक एंड मोरे। इसके बाद वो कंपनी ने आर घड़ी तैयार नहीं किया। तो ये कब से चल रही है? करीबन जब से तैयार तामील जी। हुआ 1860 के बाद। तो क्या हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि इसका वक्त कभी खत्म नहीं होगा? नहीं, ख़त्म नहीं इसके वक्त। ये दीवार पे जो लिखा है जी। ये विल है ना उनकी? हाँ, हाजी मोहम्मद मोहसिन के विल है, 1800 में विल करके गए थे। उसको ये पूरा बनाया गया, स्ट्रक्चर बनाया गया कि तामील रहे, हिस्ट्रिकल में ये देखते रहे आदमी। अगर किताबों में नहीं देखा तो ये दीवार में लिखा रहे। तो ये ऊपर में जो लिखा हुआ पर्शियन लैंग्वेज में और उर्दू में नीचे में जो उसका ट्रांसलेशन किया। ये देखिए क्या मिला मुझे फिर से, बताइए क्या? सन डायल है, आप जानते हैं। मोहम्मद मोहसिन जैसे दानवीर और परोपकारी लोग इतिहास और वर्तमान में बहुत कम मिलते हैं। लाइटों की चमचमाती दुनिया, अंधेरे को हराकर जो उजाला स्थापित कर दे, फिर वो अंधेरा दिवाली की रात का हो या उजाला माँ दुर्गा के पंडाल का। यही जादूगरी करते हैं चंदन नगर के रोशनी के जादूगर श्रीधर। मैं जितना अपने देश में सफर करता हूँ उतना ही मेरा सीना चौड़ा होता जाता है। कैसे कैसे कलाकार हैं, क्या क्या हुनर है। और आज मैं एक ऐसे ही दिग्गज कलाकार के साथ में बैठा हूँ जिनके बारे में अगर मैं ये कहूँ कि उन्होंने रोशनी के मायने बदल दिए तो शायद गलत नहीं होगा। चंदन नगर के रहने वाले लेकिन दुनिया भर में जाने जाने वाले श्रीधर दास जी। यस। तो सर, इस सब की शुरुआत कैसे हुई? 14 साल से हम वही बाड़ी में घर पर टॉर्च लेके वैसे खुल के हम पूरा देखता है। हाँ। कैसे कैसे करता है, वैसे शुरुआत हुआ है। जी, आपने किसी से सीखा? नहीं, तो मतलब कोई फॉर्मल डिग्री नहीं लिया आपने कि Formal मैकेनिकल degree। इंजीनियर है? नहीं आपने नहीं, फॉर्मल डिग्री नहीं। क्योंकि आपके काम को देख के ऐसा लगता है कि कोई इंजीनियर होगा जिसके दिमाग होगा, जिसने ये सब बनाया है, सोचा होगा। इसे कहते हैं प्रेरणा। जब ये काम शुरू कर रहे थे तब बहुत से लोगों ने उनसे कहा कि ये तो क्या बत्ती लेके घूम रहा है, लेकिन तब उन्होंने तय किया कि मैं करूंगा और करके दिखाऊंगा, और आपने करके दिखा दिया। सारा वर्ल्ड में जी। हम एक लाइन में गया था। कहाँ कहाँ गए हो? हम लंदन में 5 बार गया। राजीव गांधी हमको इंडियन फेस्टिवल रशिया में पढ़ाया, नाइजीरिया में गया था। इनकी लाइटिंग की खास बात यह है कि इनकी लाइट्स को हम सिर्फ देखते नहीं हैं, हम उन्हें पढ़ते भी हैं। क्योंकि आपकी जो आपका काम है इसमें कभी कभी कॉन्सेप्ट होता है। क्रिकेट खेलता है जी। सौरभ बैट करता है, एक आदमी बॉलिंग करता है। जी। ये हम लाइट को दिखा रहे हैं। हाँ स्टोरी ऐसी हुआ है। जी बिल्कुल। तो कितने साल हो गए आपको ये काम करते हुए? 62 ईयर्स से आप ये काम कर रहे हम हैं। पढ़ते हैं। कमाल है सर। आई मीन यू आर एन इंस्पिरेशन एंड आई होप आपकी हेल्थ हमेशा बनी रहे और ये रोशनी हमेशा चमकती रहे। चारों तरफ हरियाली और ये फलदार पेड़। नमामि गंगे ने गंगा को स्वच्छ करने की मुहिम में भारत में एक नायाब तकनीक का इस्तेमाल किया है, जहां सीवेज का पानी साफ तो हो रहा है मगर पेड़ों की मदद से। इन पेड़ों का पोषण इनके नीचे बहते सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के पानी से ही हो रहा है। आप सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ एक बगीचे में घूम रहा हूँ जहाँ ये हरे भरे पेड़ पौधे हैं, फूल हैं, और देखिए ये केले के पेड़ हैं। आप जानते हैं पिछले दोनों सीज़न में मैं कई बार STPs में गया हूँ, यानी कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में। क्या देखते हैं वहाँ पर कि गंगा का गंदा पानी आता है और साफ़ होकर वापस गंगा में छोड़ दिया जाता है। आज मैं एक ऐसे STP में आया हूँ जहाँ पर गंदे पानी के साथ साथ मुझे ये केले नज़र आ रहे हैं, फल नज़र आ रहे हैं। तो सर ऐसा कैसे हो गया कि किसी STP के अंदर इतने सारे फल
हम लोग जो कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी है इसको हट के हम लोग नया टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं। इसको बोलते हैं FBS, फिक्स्ड बायोफ्यूम एक्टिवेटेड स्लज जी। जिसमें हम पेड़ यूज़ करते हैं। इसमें जो स्वेज आता है उसको हम चेन रिएक्शन से हम डिकम्पोज करते हैं। मुझे एज अ लेमैन बताइए कि ऐसा क्या है कि इस एसटीपी के अंदर इतने सारे मैं फ्रूट्स के पेड़ देखा। जिस तरीके से नदियाँ, अगर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट ना होते और नदियाँ अपने आप को साफ करती, वो कैसे साफ करती? क्योंकि उनको पौधों का जड़ मिल जाता था, सरफेस एरिया मिल जाता था। हमने उसी चीज़ को इस प्लांट के अंदर मिमिक किया है। हमने प्लांट रूट्स यानी कि जो इसकी जड़ें थी उसको और हमारा इंजीनियर्ड मीडिया, इन दोनों चीज़ों को एक साथ मिला दिया। सो इंजीनियरिंग इज कंबाइंड विद नेचर एंड प्रोसेस टेक्नोलॉजी, जो अब आपके सामने यहाँ पे पेश है। वाह, ये चमत्कार है जी। टेक्नोलॉजी अपने में चमत्कार है। तो दिस इज अ ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजी इन द ग्लोबल प्लेटफॉर्म। जी। वी हैव 110 प्लांट्स, 110 प्लांट दुनिया भर में है। जी। ये पहला प्लांट है हिंदुस्तान का। ऑब्जेक्टिव क्या था इस टेक्नोलॉजी के पीछे? इस टेक्नोलॉजी का एक ही ऑब्जेक्टिव था कि जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स बहुत ज़्यादा जगह लेते थे जोग्राफिकली एंड साइकोलॉजिकली, आप सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के बगल में स्कूल, हॉस्पिटल, घर, रेस्टोरेंट्स कुछ नहीं खोल सकते थे आप। ये उस टेक्नोलॉजी, उस सिचुएशन, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आए हैं हम। जो पानी निकलता है यहाँ से, इज इट ऑफ द सेम क्वालिटी जैसे बाकी एसटीपीज में निकलता है? हाँ, ये एज पर जो सेंट्रल सीपीसीबी है, सीपीसीबी के गाइडलाइन के मुताबिक है। तो क्या ये मैं हम सोच सकते हैं कि फ्यूचर में जितने पुराने जो एसटीपीज हैं उनको ये रिप्लेस करेगी टेक्नोलॉजी? हाँ, ये तो बिल्कुल होगा। पानी जिस तरीके से आज साफ हो रहा है उससे और जब साफ करना होगा तो हमको कुछ भी एक्स्ट्रा क्रिएट नहीं करना पड़ेगा। इसी प्लांट के अंदर ही इसको, पानी को और ज़्यादा हम साफ कर पाएंगे। मेरे पास शब्द नहीं है आपकी तारीफ के लिए। अच्छा, इस टेक्नोलॉजी का सुझाव किसने दिया? किसने आपको कहा कि ये टेक्नोलॉजी लेकर आओ? कहाँ से शुरुआत हुई इसकी? देखिए, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा का प्रोग्राम था, नमामि गंगे जी। दे ब्रॉट द टेक्नोलॉजी, दे केप्ट दिस टेक्नोलॉजी एज अ न्यूली इंट्रोड्यूस्ड एडेप्शन फॉर इंडिया स्पेसिफिकली। और अभी हिंदुस्तान में भी एक ही ऐसा प्लांट है? नहीं, यहाँ पर दो है। यहाँ पर 31 ml है और 10 ml है। So right now I can see bananas only. So is it banana specific या we'll get to see No, lot more fruits? This is locality specific. हाँ, जो भी आपका पसंदीदा फूल आपके घर में है, हम उसको आके यहाँ पे फिट इन कर सकते हैं। बताइए, वो दिन दूर नहीं जब लोग यहाँ पे एसटीपी में सिर्फ सैर करने के लिए आया करेंगे। बिल्कुल। अगर मुझे एक लेमन को समझाना हो कि कैसे इनको खाद ही कह लेना, they are getting good manure. गुड मैन्योर, यस। So that good manure comes from where? सीवेज से। एक्चुअली एक बायोमास होता है। बायोमास जब डिकम्पोज होता है तो वो मैन्योर बन जाता है प्लांट रूट्स के लिए। तो अभी मेरी ना अपेक्षा बढ़ती जा रही है, तो मैं अगर ये कहूँ कि सारे के सारे प्लांट्स क्या ऑर्गेनिक हैं, तो आप क्या जवाब देंगे? जी, बिल्कुल ऑर्गेनिक है। ये ऑर्गेनिक भी है जी। बिना फर्टिलाइजर के पूरे पेड़ जितने आप देख रहे हैं, इतनी खूबसूरत उनकी कंडीशन देखिए, सबके सब ऐसा लग रहा है महक रहे हैं, चहक रहे हैं सारे के सारे, और जिसमें कोई फर्टिलाइजर डाला नहीं है, सिर्फ आपने जो खाद बनाई है कचरे से, उन्हीं की बदौलत आज ये खड़े। प्रकृति से जो मिला उसे प्रकृति को लौटाने का इससे ज्यादा खूबसूरत उदाहरण कोई और क्या होगा? देखिए, ये मेरे साथ में पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट आया था देखने के लिए गंदा पानी साफ कैसे होता है, और जा रहा हूँ यहाँ से ऑर्गेनिक केले लेके। आगे है, जाऊंगा 300 साल से गंगा किनारे खड़ी सेक्रेड हार्ट चर्च। स्ट्रैंड रोड की चहल पहल में कुछ पल गंगा के साथ। अपने सफर में गंगा किनारे मुझे हर धर्म के प्रार्थना स्थल मिले, कहीं मंदिर तो कहीं मस्जिद, कहीं गुरुद्वारा तो कहीं गिरजाघर। आज चंदननगर में जब मैं गंगा के सफर में आखिरी पड़ाव पर पहुंचा हूं, तो ये खड़ी है 300 साल पुरानी फ्रेंच आर्किटेक्चर से बनी सेक्रेड हार्ट चर्च। रग रग में गंगा के इस दूसरे सीजन में गंगा के तट पर यह शायद मेरा आखिरी गिरजाघर होगा। 17वीं शताब्दी में बना चंदननगर का ये सेक्रेड हार्ट चर्च। इस सफ़र में सभी धर्म ने मेरे लिए अपने दरवाजे खोले। अब धीरे धीरे उन दरवाज़ों से विदा लेने का वक्त नज़दीक आ रहा है। फादर 17वीं सेंचुरी में ये चर्च बना था, जिसने कई शताब्दियों को अपने सामने आते जाते देखा है। तो इतिहास से जुड़ी कोई ऐसी बातें हैं जिसके बारे में ज़्यादा लोग नहीं जानते? ईश्वर की सबसे बड़ी आशीष है कि 320 साल तक यह चर्च ऐसा उसी अवस्था में है,
कोई नेचुरल बिग कैलेमिटीज इनको स्पर्श नहीं किया। ये चर्च बनाया किन्होंने था? तो फ्रेंच गवर्नमेंट जब यहाँ पर एक समय हुआ करती थी, जी। उस समय फ्रेंच कॉलोनी जब कॉलोनी था, था। तो उनके द्वारा यह चर्च स्थापित किया गया 1691 में। और ये जगह इतना फेमस हुआ, आज तक विदेश के लोग इसके बारे में जानते हैं, लेकिन अपने लोग इसके बारे में नहीं जानते। हाँ, इसीलिए हम यहाँ पे हैं ना। फादर, यहाँ मैंने बाहर बोर्ड देखा, उसमें लिखा था कि यहाँ पर फर्स्ट रिकॉर्डेड ग्रेव फ्रॉम द टाइम्स ऑफ द फ्रेंच कॉलोनी, वो यहाँ पर है। जब तक हम लोग उन लोगों ने एक नया ग्रेवयार्ड तैयारी नहीं किया, अच्छा। हाँ, तो जब लोग मरने लगे, उनके ग्रुप का सबसे पहला लोग जो मरे, तो उनकी समाधि वहाँ पर है। और देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ग्लास वगैरह से देख रहे हैं, पीछे का वो दृश्य देखिए, वहाँ पर होली स्पिरिट, जो कि कहा जा रहा है कि वो उसी समय जब बनाया गया था, अभी तक उसी तरह इंटैक्ट है। और वो ग्लास बेल्जियम से लाया गया था। ये तब जब से इसके निर्माण हुआ तब से यहाँ तक ये है ना संभालने वाले। ये तो चर्च वो तो बात है। सबसे खुशी की बात ये देखिए, वो तरह 2 बॉक्स है, बॉक्स वहाँ पर जिसे कन्फेशनल कहते हैं, वह उसी समय बनाया गया था। इतिहास अपनी कथा कहता रहेगा। गंगा अपनी गति से चलती रहेगी। गंगा में दूर तक छोटी छोटी नौकाएं थरा पर अपनी मंजिल की चाह में हिचकोले खाती रहेंगी। आज मैं बहुत खुश हूं। जानते हैं क्यों? क्योंकि आज मुझे प्रेरणा मिली। आज पहली बार नहीं मिली, आज एक बार फिर मिली। इस दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो अपनी उदारता की विरासत ज़माने को दे जाते हैं, और ऐसे भी लोग हैं जो अपने खाक से खास बनने के जज्बे से ज़माने में रोशनी जगाते हैं। प्रेरणा देने वाले तो हैं, प्रेरणा लेने वाले होने चाहिए। तो मैं चलता हूँ अपने अगले एपिसोड में, यानी अंतिम एपिसोड में एक आखिरी बार आपसे दोबारा मिलूँगा। लेकिन आज जा रहा हूँ इस उम्मीद के साथ कि रग रग में गंगा के फिनाले एपिसोड में आप मुझसे ज़रूर मिलेंगे और अपने साथ से मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देंगे। गुड नाइट, शबा खैर, खुश रहिए।